वेलकम क्लास। मैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता आपकी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बेटा आज का हमारा डिस्कशन रहेगा ग्लोबल वार्मिंग पर। पिछली क्लास में हमने सीखा था ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, और ये वाला आपका जो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग ऑलमोस्ट रिलेटेड है आपका ग्रीन हाउस गैसेस से ही, जिसको कि हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से सीखा था कि क्या होता है ग्रीन हाउस, क्या होता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं तो हम डिस्कशन में लाते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि क्या है, एक हाथ है और उसमें हमने अर्थ को पकड़ा हुआ है और जिसमें से हीट जनरेट हो रही है, एकदम से धधक रही है, जैसे अब टिपिकल लैंग्वेज में बोलें तो यानी कहने का मतलब क्या है कि अर्थ का टेम्परेचर ऐसा हो रहा है कि वो एक आग के गोले की तरह लग रही है, यानी कि हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अब लिटरल शब्दों में हम किस तरह से देखें कि पृथ्वी पर तापमान का बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग, यानी और इसका मेन कारण क्या है, वो है आपका ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसके चलते हमारा एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो इसी चीज़ पे हम फोकस करते हैं। टेक्निकली हम देखते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग क्या कहलाती है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ व्हेन द अर्थ हीट्स अप, यानी हीट अप का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर का बढ़ जाना। इट हैपन्स व्हेन ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ग्रीन हाउस गैसेस आप टिप्स पे याद रखिए कौन सी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सारी आपके टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने में ग्रीन हाउस गैसेस की तरह वर्क करती हैं और ये एवरेज टेम्परेचर को अर्थ के बढ़ाने में अपना योगदान देती हैं। इसीलिए हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको बहुत डिटेल डिस्कशन में लाए थे। तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, आपने देखा था ना कि ये गैसेस कर क्या रही हैं, जो सनलाइट आ रही है हमारी अर्थ सरफेस पर उसको वापस कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब हो रहा है और कुछ बाकी रिमेनिंग पोर्शन बैक होना चाहिए, लेकिन इन गैसेस के चलते वो हीट को ट्रैप कर ले रही हैं, यानी जो लाइट फ्रॉम द सन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर वो आपकी ट्रैप हो जा रही है, वापस नहीं हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि भाई जैसे कार में हम बैठे हैं और सनलाइट आती जा रही है और कार के अंदर का टेम्परेचर, हम वहाँ से बाहर हीट वापस हो ही नहीं रही है, तो उसमें क्या होगा कि कार के अंदर जो बैठे हैं वो एकदम से हीट अप होने लगेंगे। जिस तरह से कार में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सनलाइट आ रही है लेकिन बैक उतनी नहीं हो रही है, जिसके चलते कार का एवरेज टेम्परेचर हीट हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, उसी तरीके से कार को समझिए एक अर्थ, तो वो पूरी अर्थ में जो सनलाइट आ रही है उसका कुछ ही पोर्शन एब्जॉर्ब हो पा रहा है और रिमेनिंग ट्रैप कर लिया जा रहा है, किसके द्वारा, ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा। और जिससे हो क्या रहा है कि वो एवरेज टेम्परेचर भाई वापस जा ही नहीं रही है और आई जा रही है हीट, तो वो क्या होगा, उससे हमारा एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उस एवरेज टेम्परेचर का अर्थ के बढ़ जाना ही कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो दिस हर्ट्स मैनी पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स, मैनी कैन नॉट टेक द चेंज सो दे डाई। यानी आपने मेनली समझा कि ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, एवरेज टेम्परेचर का अर्थ के इंक्रीज हो जाना, और किस कारण से इंक्रीज हो जाना ये। अब देखिए बेटा इस स्लाइड में हमने क्या देखा कि आप देख सकते हैं कि अर्थ की हमने 3-4 लेयर बताई थी कि अर्थ के आगे मेन ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर के फॉर्म में होता है। तो आप देख सकते हैं ना कि इसमें सनलाइट आ रही है, कुछ पोर्शन जो ये वाइट वाइट आप देख रहे हैं ना बबल्स के फॉर्म में, क्लाउड्स के फॉर्म में, जहाँ पे जो गैसेस आ रही हैं, जो कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब कौन कौन कर रहा है सनलाइट का, आपके प्लांट्स कर ले रहे हैं, कुछ ओशंस कर ले रहे हैं, कुछ आपके अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, लेकिन रिमेनिंग पोर्शन वापस होना चाहिए सनलाइट का, लेकिन वो वापस जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ रहा है तो बीच की आप लेयर में देख रहे हैं ना, वहाँ पे क्या है, कुछ कुछ गैसेस ऐसी फॉर्म हैं, और वो गैसेस आ कहाँ से रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू आ रही हैं, एग्रीकल्चर वर्क से आ रही हैं, बर्निंग से आ रही हैं, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम जो यूज़ करते हैं उससे जो हीट जनरेट हो रही है, गैसेस रिलीज़ हो रही हैं जो हार्मफुल हो सकती हैं एनवायरनमेंट के लिए। तो वो सारी गैसेस मेनली क्या कर रही हैं, एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और ये जो हीट जा रही है उसको ट्रैप कर ले रही है, वापस स्पेस में बैक कर ही नहीं रही है, तो उससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है। तो इस डायग्राम से भी आपको आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। और टेक्निकली देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इज एन एक्सप्रेशन विच रेफर्स द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट प्रोड्यूसेस द अननेचुरल चेंज ऑन द क्लाइमेट।
इट इज़ एन इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल्स यानी कोल, ऑयल, गैस, ये सारे जो हम जलाते हैं ईंधन के रूप में, एंड लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। आप में बहुत सी ज़्यादा प्रॉब्लम्स की जड़ डिफॉरेस्टेशन है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत इनिशिएटिव लेती है कि हम प्लांट्स को लगाएं, ताकि हमारे जो मेन कॉजेज़ हो रहे हैं जिसके चलते हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, या हीट जनरेट हो रही है, या ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहे हैं, या ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन चीज़ों के लिए। तो आप देख रहे हैं ना कि जो भाई जनसंख्या बढ़ रही है, सबको मकान चाहिए, सबके लिए चाहिए, तो किसको काटा जाएगा? सबसे पहले रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए पेड़ों की कटाई होगी, यानी डिफॉरेस्टेशन। तो वो एक मेन कॉजेज़ हैं विच रिजल्ट्स इन एमिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज टू द एटमॉस्फेयर। तो ये मेनली एक रीज़न है। अब आपके में देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहना चाह रहा है कि कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है। वही मैंने जो बताया, मेन कॉज इसका आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट ही होता है। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यानी अगर आपसे मेजर कॉज ग्लोबल वार्मिंग का पूछा जाए तो आप क्या आंसर करेंगे? ग्रीन हाउस गैसेज। These gases, especially CO2, have heat trapped capability. So they trap heat and cause the greenhouse effect, rising global temperature. अब अगेन एक ग्लिम्स देखते हैं हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट की, जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रही हूँ पिछली स्लाइड में, पिछले लेक्चर में वैसे आप ऑलरेडी डिस्कशन में ला चुके हैं इन चीज़ों को हम। फिर भी देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, द फिनोमिनन इन विच द हीट एंड लाइट ऑफ सन एंटर्स टू द अर्थ एटमॉस्फेयर बट कैन नॉट गो आउट as they are trapped by the greenhouse gases as a result of temperature rises। वही सेम चीज़, यानी सनलाइट आ रही है, उसे रिफ्लेक्ट बैक होना चाहिए, लेकिन वो ट्रैप कर ली जा रही है किसके द्वारा? ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा। अब बार बार वही क्वेश्चन कि ग्रीन हाउस गैसेस होती कौन सी हैं, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें सबसे मेजर रोल प्ले करती है। तो डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो सबसे ज़्यादा तो कार्बन डाइऑक्साइड की होगा, क्योंकि प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन वही अगर आप सारे काट देंगे तो अपने आप नेचुरली यू कैन इमेजिन कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में हो जाएगी। इसी तरह से मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, वाटर वेपर है, ये सारे मेन हो गए। एग्रीकल्चर में भी आपका इस तरीके की कई सारी मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज़ होते हैं, जिससे क्या होता है कि ये भी आपके ग्रीन हाउस गैसेस का सोर्स बन जाते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस का सोर्स जैसे ही बनेंगे, यानी वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली हीट को ट्रैप कर रहे होंगे और अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को इंक्रीज करके ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज बन रहे होंगे। डिफॉरेस्टेशन है। इसके अलावा जो हम डे टू डे लाइफ में बच्चों देखते हैं कि जहाँ से हम हीट जनरेट हो रही है, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही है। जैसे किस फॉर्म में? आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोवेव में आपने देखा कि फट से खाना हमने गर्म कर लिया, एसी हमें गर्मी लग रही है तो दिन रात चला रहे हैं, ऑन रख रहे हैं, डिश वॉशर यूज़ कर रहे हैं, लाइट को हम पूरे टाइम ऑन छोड़ दे रहे हैं। तो ये सारे हैं क्या? ये हमारे ईज़ के लिए बनाई गई ये चीज़ें, लेकिन हमने इनका अगर मिसयूज़ करेंगे तो वो हमारे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अर्थ के टेम्परेचर को, ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज बनेंगे। तो ये हो गए अदर एग्जाम्पल्स जिसके थ्रू हमारा अर्थ का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब हमने ये देख लिया अपने इस लेक्चर में कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो अब आते हैं कि इफ़ेक्ट क्या है जो हम इतना वरीड हो रहे हैं इसके लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग मेनली होती है आपके, अगर ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उससे क्या होगा? सी लेवल राइज हो जाएंगे। सी लेवल राइजेस होंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगेंगे। अब जो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो उसके नियर बाई जो भी एरियाज होंगे उसमें वाटर का लेवल बढ़ेगा। तो यानी वो पानी जब बढ़ेगा तो आसपास के लोग, यानी चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो या रिहायशी सेक्टर हो या जो भी चीज़ें हों, वो जल में डूब जाएंगी। जब वो हो जाएंगी, यानी वहाँ के लोगों को, वहाँ के प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे पीपल हो, वो सभी का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो दैट इज़ ऑल्सो बिग क्वेश्चन। इसी तरह से जो है हमारा प्लांट एंड एनिमल्स हैं वो डाई हो जाएंगे, और जो है प्लांट फूड एनिमल्स हैं दे, उनको अपने लूज जो होम्स हैं वो लूज़ कर लेंगे। सी का लेवल राइज आप देख रहे हैं बढ़ जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो कॉजिंग मैनी मोर फायर्स दैट वाइप आउट होल फॉरेस्ट। दिस हैपन्स बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग कैन मेक द अर्थ वेरी हॉट। अब सब जैसे आप देखते हैं ना, कोई चीज़ गर्म हो रही है तो आप ठंडी चीज़ मेल्ट होने लग जाती है ना, तो वैसे ही समझिए कि अगर हमारे ग्लेशियर्स हाई टेम्परेचर हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो मेल्ट होने लगेंगे तो आसपास का पानी जो है ग्लेशियर्स जब पिघलेगी तो वो कहीं ना कहीं जाके तो मिलेगा ना वाटर बॉडीज़ में। तो यानी वहाँ से वो चीज़ें आपके इफ़ेक्ट करने लग जाएंगी, और उसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा? फॉरेस्ट पे पड़ेगा, प्लांट्स पे पड़ेगा, हम आप पे पड़ेगा, ये सारी चीज़ें।
और दूसरा एक इफ़ेक्ट ये भी आता है कि आपका, हमने बहुत बार सुना है कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने का मतलब होता है कि कई बार ऐसा दे जा रहा है कि आप देखते हैं ना कि जो सीज़न भी नहीं है और उस समय बारिश हो जा रही है, या जितनी गर्मी पड़नी चाहिए उस समय वो गर्मी पड़ नहीं रही है, या जितनी ठंड पड़ रही है उस समय, यानी ये क्या है, एक तरीके का क्लाइमेट चेंज। और ये इसका भी मेन एक कारण है ग्लोबल वार्मिंग। पूरी अर्थ का टेम्परेचर जब इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके कारण जो हम वेदर है और या जो क्लाइमेट है वो भी हमारा चेंज हो जा रहा है। जैसे जीव जंतुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। क्या एग्जाम्पल है कि रेड फॉक्स नॉर्मली एन इनहेबिटेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज़ नाउ सीन लिविंग इन आर्कटिक। यानी कुछ जीव जंतु जो ऐसे, जो कि ठंडी जगहों में पाए जाते थे, वो अब कहीं और भी देखे जा रहे हैं। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर उनके सर्वाइवल के लिए सूटेबल नहीं हो रहा है। और उसके पीछे कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि वहाँ से उनको वो टेम्परेचर सर्वाइवल के लिए जब नहीं मिल रहा है तो वो कहीं और स्विच हो जा रहे हैं, जो कि जहाँ कभी पाए भी नहीं जाते थे, लेकिन स्टिल वो जा रहे हैं। तो यानी ये सारी चीज़ें भी जो मैंने बताया इफेक्ट कर सकती हैं, किसके चलते? ग्लोबल वार्मिंग से। तो अब प्रिवेंट कैसे किया जाए? तो प्रिवेंट के लिए सबसे सीधा सा तरीका क्या है कि we can prevent global warming by reducing the demand of fossil fuels and by using the energy more wisely. Some of the simple actions which can help us to reduce the effect of the global warming are reuse, reduce and recycle. ये 3 वर्ड बच्चों ध्यान रखना, reuse, reduce और recycle। यानी रीयूज़ करने का मतलब क्या है कि कोशिश करिए मैक्सिमम रिसोर्सेज को हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा भी यूज़ कर सके, इस तरह से चीज़ें करी जाएँ। रिड्यूस करने का मतलब है कि हो सकता है हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हो, लेकिन हम कुछ कम चीज़ों से भी अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, तो वो रिड्यूस हो गया। और रीसाइकिल का मतलब है कि ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करो कि जिनको अगर एक बार हम यूज़ करने के बाद भी वो डिकम्पोज होने के बाद अगेन वो फॉर्म किए जा सके रीयूजेबल फॉर्म में। तो यानी रीसाइकिल करना। जैसे आप सुनते हैं ना कि हमने पेपर बैग्स यूज़ किए हैं, तो वो जब हमने एक बार यूज़ करके थ्रो कर दिए तो वो थ्रो होने के बाद भी अपना ऐसा हैज़ार्डियस मटेरियल नहीं है कि जिसको हम दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें हम करके काफ़ी हद तक ग्लोबल वार्मिंग को, अपनी अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ने से रोक सकते हैं। उसी तरह से आपने आजकल देखा होगा कि CFL का घरों में बहुत यूज़ हो रहा है। मैंने एक एग्जांपल बताया था ना कि हमारी किस कारण से घर में जो हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं उससे भी हमारी अर्थ का टेम्परेचर इनडायरेक्टली बहुत बढ़ रहा है। तो उसकी जगह आप देखते हैं, अब गवर्नमेंट भी और हम सब भी प्रमोट करते हैं एनर्जी सेविंग मेथड में, जिसमें CFL हम लगाते हैं। तो CFL क्या होती है? हमारे CFL बल्ब रिप्लेस हो गए हैं और जिससे हमारा 75% लेस एनर्जी दैन 60 वाट इंडेसेंट लाइट बल्ब की तुलना में होने लग जाता है। उसी तरह से हम प्लांटिंग ट्रीज़, हमें बहुत सारे ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए जिससे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका वो मैक्सिमम तौर पे अब्जॉर्ब हो जाए और एटमॉस्फेयर में मिक्स ना हो, तो वो ग्रीन हाउस गैसेस फॉर्म ही नहीं होगी इस तरह से। तो वहाँ से भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। उसी तरह से हम एनर्जी, जब भी हम देखें कि लाइट अगर हमारी जलती हुई छूट रही है तो उसे ऑफ कर दें, स्विच ऑफ कर दें। वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग बाय टर्निंग ऑफ लाइट्स, टेलीविजन, वीडियो प्लेयर्स, स्टीरियो एंड कंप्यूटर एंड मैनी अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस व्हेन नॉट इन यूज। ऐसा नहीं कि आपको यूज़ नहीं करने, व्हेन नॉट इन यूज देन इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्विच ऑफ दैट अप्लायंसेस। तो कुल मिला के बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ ड्यू टू द इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेज इन एयर ड्यू टू पोल्यूशन कॉज्ड बाई किसके बाद? ह्यूमन के द्वारा। एंड इट इज़ द प्रेडिक्टेड दैट इट विल कॉज वेराइटी ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स, जो भी आपने देखे। Thus, to reduce the global warming, we should develop some steps for the prevention. We must avoid unnecessary use of automobiles, plant plenty of trees and recycle the objects and make absolute use of non-conventional energy sources. इसी तो कुल मिला के अगर हम देखें तो आज की लेक्चर में हमने देखा कि अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन पे ध्यान नहीं देंगे, उसके उत्सर्जन को हमें किसी भी हालत में कम करना है, क्योंकि उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ईंधनों के प्रयोग को कम करना होगा, प्लांटेशन करना होगा, जो हमारे एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहे हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह उसमें नाइट्रोजन उर्वरकों के उपयोग को कम करना होगा। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि जनरली आपके AC और रेफ्रिजरेटर से आती है, उनका यूज़ कम करना होगा, उसका कोई ऑल्टरनेट देखना होगा, जिससे इन सब करने से हमारा होगा क्या कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं, बढ़ने से रोक सकते हैं। और उससे क्या होगा कि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो काफ़ी हद तक इस तरह के प्रयासों से कम की जा सकती है। तो आई थिंक आप सभी बच्चों को इस लेक्चर में अच्छे से क्लियर है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है और हमें उसके मेन कॉजेज़ क्या होते हैं और उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन से ऐसे स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दिस लेक्चर बेटा।
हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू ऑल।